जैसा कि आज का टेस्ट हुआ था SSC IQ टेस्ट 51, उसका मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। आपके सामने क्वेश्चन 1 है जिसमें दिया गया है एक नल है, खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक टाइम लगता है। भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा? तो नल को A मान लीजिए, नल A हो जाता है, और छेद जो है उसे B मान लीजिए, B माना, नल A और छेद B माना। जैसे हम टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो नल को A मान लीजिए और छेद को B मान लीजिए। अब A के द्वारा फिलिंग है, A के द्वारा फिलिंग टाइम लिखेंगे हम, कितना है 8 आवर। B के द्वारा, B का काम क्या है पहले तो ये जानना ज़रूरी है। B का काम है खाली करने का, तो B के द्वारा एम्प्टी टाइम नहीं मालूम है आपको, इसको x मान लीजिए, x आवर, ठीक है। अब क्या करना है हमें, हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। मतलब टोटल टाइम क्या हो गया भाई, 8 घंटे में तो भर देता था, लेकिन अगर छेद भी खुला हुआ है तो उसको 2 घंटे और अधिक लग रहे हैं। मतलब टोटल टाइम कितना लग जा रहा है 10 आवर्स। टोटल हो गया 8 + 2 10 आवर, ठीक है। अभी आपको A की वैल्यू पता चल गई, B की वैल्यू फाइंड करनी है, टोटल भी पता चल गई। तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक फार्मूला है, वो मैंने वर्क एंड टाइम के क्लास में बताया था, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी होगी उसको देख लेंगे। उसी तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से ईजिली। ए बी बटे A + B शॉर्ट फार्मूला है, डायरेक्ट आंसर इसी में रखने पे आ जाएगा। तो इसमें आप वैल्यू रखते जाइए फटाफट। 8x 8 + x, ये आ गया, यहाँ पर 10। अभी तिरछा गुणा करा दीजिए, तो तिरक गुणा कराएंगे आप तो 10/80 + 10x = 8x। जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर 80 आ जाएगा। इतना तो मैथ आपको आता ही होगा, शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो x बराबर आ जाएगा 40 आवर, ठीक है। तो 40 आवर डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ये पूरा एक डिटेल में था, लंबा बताया मैंने, ठीक है। आप इसको आसान तरीके से भी शॉर्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ये मेथड आपको ये समझने के लिए अच्छे से बताया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए ट्रेन हैज़ ए लेंथ ऑफ 150 मीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है ट्रेन लेंथ = 150 मीटर, ठीक है। ये दिया हुआ है, इट इज पासिंग ए मैन हु इज़ मूविंग एट 2 km/h इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। पहली बात, जब भी 2 लोग सेम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड ऑफ 2 ऑब्जेक्ट इन सेम डायरेक्शन वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाती है। मान लीजिए ज़्यादा वाला v1 है और कम वाला स्पीड v2 है, तो v1 - v2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही कहानी है, लेकिन हमें यहाँ स्पीड नहीं पता है ट्रेन की। तो मान लीजिए लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन = x, ठीक है। ये ट्रेन की स्पीड हमने मान ली। अब हमें क्या करना है, पहली बात तो यहाँ पे यूनिट देखना है हमें। ऐसे क्वेश्चन में हमें यूनिट देखना ज़रूरी होता है। कुछ मीटर में दिया है, कुछ सेकंड में दिया है, कुछ किलोमीटर में दिया है, ठीक है। तो जो किलोमीटर में दिया है उसको मीटर में बदल लें, या जो मीटर में है उसे किलोमीटर में बदल लें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। तो वो ऑप्शन बाई ऑप्शन देख सकते हैं आप, कैसे आपको ईजी पड़ेगा, जैसे ईजी पड़े ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे चूँकि क्वेश्चन में दिया हुआ है जो आदमी है, मैन हु इज़ मूविंग एट 2 km/h इन द सेम डायरेक्शन, वो ट्रेन की स्पीड में चल रहा है। तो जो रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड इसको बोलते हैं सापेक्ष गति, हिंदी में सापेक्ष चाल। तो वो हो जाएगी आपकी x - 2, ये हो जाएगी x - 2 किलोमीटर। मैंने अभी चेंज नहीं किया कुछ, ठीक है। और टाइम जो है, टाइम तो दिया ही हुआ है, टाइम कितना लग रहा है 3 सेकेंड का।
यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दूरी कितनी तय कर दी गई, तो दूरी वह अपने ट्रेन की लेंथ के बराबर ही तय होती है। जो इंसान है उसके सापेक्ष में ट्रेन की लेंथ के बराबर ही दूरी तय होती है। भाई जितनी ट्रेन लंबी रहेगी वही तो उसको पास करेगी, इसलिए 150 जो दूरी है, लेंथ है या दूरी है, उसे हम 150 मीटर इसको चेंज कर लेंगे तो 0.15 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 सेकेंड को भी चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ 3/3600 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा आवर्स में। ठीक है, आवर्स में कन्वर्ट हो गया। अब आइए नेक्स्ट फार्मूला हमें पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू टाइम डिस्टेंस बाई टाइम, तो वो हम फार्मूला लगा देंगे, v इक्वल टू d/t। तो यहाँ पे सब कुछ पता है आपको, वो रखते जाइए, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, v कितना है, सापेक्ष गति कितनी है, x - 2 दिया है क्वेश्चन में, जो d 0.15 बटे कितना है, 1/1200। ठीक है, अब ये x - 2 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये जो 1200 है नीचे वाला, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 0.15 इंटू 1200, इसको हम गुणा करके देखें कितना आएगा, 180 आना चाहिए। ठीक है, इसको आप गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा, तो x बराबर 180 + 2 इक्वल टू 182 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका सही आंसर है। तो इसमें जो ऑप्शन सी दिया है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी, ऑप्शन इज करेक्ट। ये इसका सॉल्यूशन था जो हमने सॉल्व करके यहाँ पे दिखा दिया है, तो डिटेल में ब्रीफली आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स। एक फिगर दिया हुआ है जिसमें 4 एंगल की वैल्यू पता है, 120 डिग्री, 90 डिग्री, 108 डिग्री, 100 डिग्री, और फिर आपको एक बाहरी एंगल को एक्स का पता लगाना है। ठीक है, फाइंड एक्स, ये हमें फाइंड करना है। पहली बात तो हमें जो यहाँ पे जो बहुभुज देख रहे हैं वो कैसा है, वो एक पंचभुज है। ठीक है, तो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो अंदर वाले कोण हैं एक पंचभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जब भी हमें अंतः कोणों के योग का निकालना होता है, अंतः कोणों के योग कितने होते हैं किसी भी बहुभुज के लिए, तो उसके लिए हमारा एक फार्मूला है। ठीक है, तो अंतः कोणों का योग का फार्मूला इक्वल टू, मान लीजिए उसमें n भुजाएं हैं, तो n - 2 × 180। ठीक है, ये होता है फार्मूला आपका। इस फार्मूले से आपको किसी भी बहुभुज का इंटरनल जितने कोण हैं उनका टोटल योग पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसी फार्मूले का यूज़ हम यहाँ भी करेंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि पंचभुज का जो यहाँ पर पंचभुज है उसका अंतःकोणों का योग कितना है। तो यहाँ पर n की जगह क्या रख देंगे, हम 5 रखेंगे। ठीक है, 5 रख दीजिए। 180 बराबर 3 × 180 इक्वल टू 540। ये एंगल है, मतलब ये पाँचों को जोड़ने के बाद 540 आएगा। चूँकि आपको 4 का पता है तो एक को हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बगल वाले को फाइंड कर लेंगे। तो क्या करना है, उन चारों को जोड़ के इस 540 में से घटा देना है। ठीक है, तो दिए गए एंगल्स का सम इक्वल टू कितना हो रहा है, 120 + 90 + 108 + 100, इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है 418। ठीक है, ये 418 आएगा आपका। अब इसे हम क्या करेंगे, 540 में से घटा देंगे। तो ये जो हमें अभी जिस एंगल का पता नहीं है, एक्स के बगल वाला जो एंगल पता नहीं है उसका पता चल जाएगा। अब उसको P मान लीजिए, P एंगल है वो, तो ठीक है P एंगल मान लीजिए उसको। तो P बराबर क्या हो जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा 540 - 418, ये आ जाएगा आपका 122 डिग्री। ठीक है, 122 डिग्री आपको मिल गया। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो भाई कोई भी लाइन जो होती है, कोई भी एक सरल रेखा, उस पर जो कोण बनता है, उस पर कितनी भी लाइंस ऊपर नीचे कैसे तिरछी मिर्ची सब खींच दो,
तो एक लाइन के एक तरफ का जो कोण होता है, ऋजु रेखा जिसको बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन जिसको बोलते हैं, उस पर 180 डिग्री का एंगल बनता है हमेशा। ठीक है, तो x प्लस पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, p की जगह 122 रख देंगे और 180 लिख देंगे। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कितनी आ जाएगी बच्चों 58 डिग्री। तो ये आंसर है आपका। ठीक है, 58 डिग्री इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। आगे क्वेश्चन आएगा तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cot 16 डिग्री इंटू cot 48 डिग्री इंटू cot 42 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री इंटू cot 74 डिग्री। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। ठीक है, cot 16 डिग्री दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में लिख देता हूँ। ठीक है, cot 48 डिग्री इंटू, अब ये डिग्री लगाते लगाते मैं थक जाऊँगा, इसलिए डिग्री नहीं लगा रहा, डायरेक्ट लिखता हूँ। ठीक है, 42 इंटू, एग्जाम में लिखना होता है जगह, ये हो गया cot 74। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता हूँ, बड़ा ध्यान से देखना, बहुत ईजी सवाल है बिल्कुल। cot 16 डिग्री और cot 48 डिग्री, cot 42 डिग्री, cot 60 डिग्री, cot 74 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन में पहले हमें देखना होता है कि कौन किससे कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ऐसे कौन कौन से एंगल हैं जिनको जोड़ने पे 90 डिग्री हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखो 16 48 नहीं होगा, 48 42 ये हो जाएगा 90 डिग्री। और 16 वाला किससे मैच कर रहा है, 16 वाला 74 से मैच कर रहा है, वो 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हम इसे tan में चेंज कर सकते हैं। जिन्हें नहीं पता होगा उन्हें पता हो जाना चाहिए कि tan का उल्टा cot होता है। मतलब tan a अगर एंगल दिया हुआ है, tan a बराबर 1/1 cot a होता है। ये आपको पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसका मेन लॉजिक इसी में है छिपा हुआ। ठीक है, ऊपर से हम tan में, अभी तो क्वेश्चन में सारा cot में है, तो आप सोच रहे होंगे कैसे चेंज करेंगे। तो इसको भी चेंज करने के लिए हमें पता होना चाहिए 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला। तो cot 90 माइनस a इक्वल टू tan a। ठीक है, tan a होता है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी कर पाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 16 डिग्री की जगह पर cot 16 को किस में चेंज करेंगे, tan में चेंज कर लेंगे। cot 16 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 74 मैंने लिख दिया, और इसको बराबर हो जाएगा tan 74। ठीक है, ये चेंज हो गया। अब दूसरा है 48 में से या 40, ये cot 48 या cot 42, इनमें से एक को चेंज कर लीजिए आप। ठीक है, चलिए cot 48 को चेंज करते हैं। cot 48 की जगह पे लिख सकते हैं 90 माइनस 42, और ये कन्वर्ट हो जाएगा फार्मूले के थ्रू tan 42 में। ठीक है, ये चेंज हो गया। अब ये वैल्यू उधर जाके रखनी है। ठीक है, तो cot 16 की जगह मैं क्या लिखूँगा, cot 16 की जगह लिखूँगा tan 74। ठीक है, tan 74 लिख दिया, और cot 48 की जगह पे tan 42 लिख दिया। ठीक है, अब वो सारी वैल्यू cot 42 इंटू cot 60 इंटू cot 74 ये हो गए। अब tan की जगह पर tan को एक कन्वर्ट कर सकते हैं। tan a बराबर होता है 1/cot a, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/cot 74। ठीक, अब आपको क्लियर हो जा रहा होगा कैसे कर रहा हूँ मैं सवाल। cot 42 इक्वल टू इंटू cot 42 इंटू cot 60 इंटू cot 74। तो ये सब बटे में हैं, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। cot 74 से cot 74 कट जाएगा, cot 42 से cot 42 कट जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा आपके सामने cot 60 डिग्री। और cot 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो ये होती है, जिससे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले हमने क्या किया, cot 60 डिग्री
ठीक है। कॉट 16 डिग्री को हमने 74 में चेंज कर लिया। यहाँ पर जो मैंने लिखा नहीं है, एक बार और एक लाइन और बढ़ा देता हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा। कॉट 16 डिग्री बराबर लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। यहाँ भी लिख देता हूँ कॉट 48 डिग्री। ये हो गया पूरा, अब क्लियर हो गया। ये सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है एट 3:40 द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक फॉर्म एन एंगल ऑफ। एंगल पूछ रहा है 3:40 हो रहे हैं घड़ी में, तो मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच कितना कोण बनता है ये पूछा जा रहा है। इसका एक सिंपल सीधा सा छोटा सा ट्रिक बताऊंगा जो सेकेंडों में आपको क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करेगा। तो वो ट्रिक आपके सामने है। 30h - 11/2 m 11m/2, ठीक है। ये फार्मूला यूज़ करना है आपको जब भी एंगल पूछा जाए इस तरह से घड़ी के मिनट वाली और घंटे वाली सुई के बीच में, तो ये फार्मूला यूज़ करना है। ये फार्मूला और एक तो ये फार्मूला है आपका, ठीक है, फार्मूला नंबर 1। ये कब यूज़ किया जाता है? जब घंटे वाली सुई, जब आवर हैंड आगे रहे, ठीक है, जब आवर हैंड आगे रहे किससे? मिनट वाली सुई से, ठीक है। आवर हैंड आगे रहे मिनट वाली सुई से, मतलब घंटे वाली जो सुई है वो मिनट वाली सुई से आगे रहेगी, तब जाके ये फार्मूला यूज़ करेंगे। 30h - 11m/2, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा सेम है 11m/2 - 30h। इसमें क्या रहेगा? इसमें जो मिनट की सुई रहेगी, मिनट हैंड आगे रहेगा घंटे वाले हैंड से, ठीक है। तभी इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। पहला 30h - 11m/2, h फॉर आवर, m फॉर मिनट। तो इसमें क्या होगा? घंटे वाली जो सुई है वो मिनट वाली सुई से आगे चल रही होगी, ठीक है। अभी क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 3:40, 40 तभी बजाएगा जब वो 8 पे रहेगा। जब मिनट वाली सुई जब 8 पे पहुँचेगी तभी 40 बजाएगी। तो इसका मतलब 3 से 8 बड़ा है। इसका मतलब क्या है? मिनट वाली जो सुई है वो घंटे वाली सुई से आगे है। तो इसमें जो फार्मूला लगेगा वो 2 नंबर वाला फार्मूला लगेगा। तो 2 नंबर वाला फार्मूला क्या है? 11m/2 - 30h। अब इस फार्मूले में हम क्या करेंगे? मिनट की जगह मिनट लिख देंगे और घंटे की जगह घंटा लिख देंगे, ठीक है। 11 × 40/2 - 30 × 3। अब इसको 40/2 हो गया, 40/2 को काट देंगे तो 20 आ जाएगा। तो 11 × 20 - 30 × 90, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम 220 - 90 कर लेंगे, इसको घटाएंगे तो 130 डिग्री आ जाएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप मन में भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। आगे से ऐसा क्वेश्चन है तो ईजिली कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है द लेंथ ऑफ ए रूम इज़ 5.5 मीटर एंड विड्थ इज़ 3.75 मीटर। लेंथ कितना दिया है? लेंथ इक्वल टू, लेंथ लिख लीजिए 5.5 मीटर, ठीक है। विड्थ दिया है 3.75 मीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बाद बोलता है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ पेइंग द फ्लोर बाय स्लैब्स एट द रेट ऑफ 800 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। अगर 800 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श पर दरी बिछाने की कहा गया है, फर्श पर दरी बिछाने को कहा गया है, तो उसकी लागत क्या आएगी? यही क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो 800 रुपये 800 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, तो मीटर स्क्वायर, तो जहाँ मीटर स्क्वायर आता है वहाँ आप समझ सकते हैं क्या चीज़ होता है। मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है? एरिया का। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद हम 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें हमारी पूरी कॉस्ट निकल जाएगी। तो एरिया निकाल लीजिए, इसका जो फर्श है उसका एरिया निकाल लीजिए। वॉल का लंबाई चौड़ाई दिया ही है, तो 5 पर एरिया का फार्मूला बता दूं पहले, फिर L × B, W कर लीजिए, इधर विड्थ है तो
लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो यल की जगह पर 5.5 मीटर इंटू 3.75, इसे सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 20.625 मीटर स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब हमें एरिया पता चल गया। अभी हम पर स्क्वायर मीटर हमें 800 रुपीज़ लग रहा है, तो 20.625 स्क्वायर मीटर में कितने लगेंगे, तो 800 से मल्टीप्लाई, तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू 800 इंटू 20.625, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको जब गुणा कराएंगे तो आप आएगा 16,500 रुपये, ठीक है। जो ऑप्शन ए है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये इसका सोल्यूशन था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। मेंसुरेशन में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, क्षेत्रफल में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 7 त्रिकोणमिति का सवाल है। ऊंचाई दूरी, हाई स्कूल में जो बच्चों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है, 2 ships आर सेलिंग इन द सी ऑन द 2 sides ऑफ ए लाइट हाउस। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द ships आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर हाई, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ships इज ABCD। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हिंदी में क्वेश्चन है, 2 जहाज समुद्र में एक प्रकाश स्तंभ के दोनों ओर नौकायान कर रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं समुद्र में, ठीक है। एक लाइट का खंभा खड़ा है, उसमें लाइट लगी है, उसके वो एक तरफ एक जहाज है, दूसरी तरफ एक जहाज है, वो दोनों इधर उधर घूम रहे हैं, नौकायन कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे दिया है, जहाज़ों से प्रकाश स्तंभ के शीर्ष की ऊंचाई क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब जहाज़ जो है बीच में स्तंभ खड़ा है, जहाज़ दोनों साइड में होंगे, एक साइड में एंगल जो है 30 डिग्री का बना रहा है, एक साइड में एंगल 45 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। यदि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई 100 मीटर दी है तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी। माना दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x होगी, माना दूरी x होगी। अब क्वेश्चन में, और मैं फिगर में आप देख सकते हैं, फिगर में आपको दिख जाएगा कि क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं। तो पहले तो मैं हाइट की बात करता हूँ। जो हाइट दी हुई है, हाइट प्रकाश स्तंभ की हाइट इक्वल टू कितनी दी हुई है, 100 मीटर हाइट दे दी गई है, ठीक है। एंगल दे दिया है 30 डिग्री और 45 डिग्री। अभी मैं इस फिगर में देखिए, त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में जो एंगल है 30 डिग्री है, ठीक है। और एक त्रिभुज जो है OCB है, उसमें एंगल 45 डिग्री है, और जो ऊंचाई है 100 मीटर है, और A और C के बीच की दूरी x मीटर मानी है। तो A और C जो हैं वो जहाज़ हैं जो प्रकाश स्तंभ के एक साइड में इधर, एक साइड में उधर हैं, प्रकाश स्तंभ के। जो पूरी पॉइंट है वो प्रकाश स्तंभ है, BO जो है वो प्रकाश स्तंभ है। तो मैं यहाँ 1 बाई 1 लिख दे रहा हूँ, क्या क्या कौन सा पॉइंट है। A और C शिप्स हैं, जहाज हैं, ठीक है। और BO लाइट हाउस है, प्रकाश स्तंभ जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये है, और एंगल जो बना रहा है वो 30 डिग्री। एंगल कितने हैं, एंगल 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। फिगर में आप देखिए, पहला फिगर हम लेंगे ट्रायंगल AOB। कौन सा ट्रायंगल है ये, 90 डिग्री समकोण ट्रायंगल है, राइट एंगल है, ठीक है। तो AOB ले लीजिए, ट्रायंगल AOB में क्या होगा, AO बराबर मैंने H माना है, AO बराबर लिया है H, ठीक है। और OC त्रिभुज अगर BOC में देखें, ट्रायंगल AOB में पहले देख लेते हैं, उसके बाद BOC में जाएंगे। AO बराबर H दिया है, और BO बराबर जो हाइट है उसकी 100 मीटर दी हुई है। एंगल, अब जो एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है इसमें, तो tan 30 ले लेंगे हम, क्योंकि इसमें आधार और लंब का हमें पता है, इसलिए हमें 30 डिग्री tan लेना पड़ेगा। अगर कर्ण की बात होती तो हमें साइन लेना पड़ता या कॉस लेना पड़ता। यहाँ tan लेंगे, लंब बटे आधार होता है। लंब क्या है, लंब हाइट है, ठीक है।
जो 100 दिया हुआ है, और जो बेस है, जो आधार है AO, वो H मैंने मान रखा है। ठीक है, तो यहाँ 1/3 इसकी वैल्यू जो होती है 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1/3 होता है। तो 100/H, H बराबर हम जब यहाँ से निकालेंगे तो 100/3 आएगा। ये वैल्यू आ गई हमारी। इसको अगर हम वैल्यू रखें √3 की तो 1.732 इक्वल टू 173.2 मीटर हो गई। ये तो आधार का AO की वैल्यू हो गई। ठीक है, लेकिन हमें तो पूछा है AC की वैल्यू, AC जो हमने मान रखा है x। ठीक है, अब दूसरे त्रिभुज में चलते हैं हम। H की वैल्यू निकल गई, दूसरे त्रिभुज में जब जाएंगे हम तभी हमारी x की वैल्यू निकलेगी। तो ट्रायंगल BOC, ट्रायंगल BOC में क्या है, सेम चीज़, एंगल यहाँ चेंज हो जा रहा है, यहाँ 45 डिग्री है और जो हाइट है वो सेम है, क्योंकि दोनों में प्रकाश स्तंभ कॉमन है। तो 100 में डायरेक्ट ले रहा हूँ, और बेस जो आपको फिगर में दिख रहा है x - h लिया हुआ है, तो वो हम रख लेंगे। और tan 45 का मान 1 होता है, वो 1 रख दिया, 100 रखा, बटे में x - h, ये हो गया। तो डायरेक्ट x - h बराबर यहाँ पर आ जाएगा 100। ठीक है, अब x - h की जगह h की वैल्यू हमने वहाँ पर ऊपर फाइंड कर रखी है, कितना आया था 173.2 वो लिख दिया हमने, यहाँ 100 लिख दिया, यहाँ x बराबर अगर आप 75 करेंगे तो तुरंत आ जाएगा 273.2 मीटर, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये सॉल्यूशन था पूरे इस क्वेश्चन का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जिसे नहीं समझ में आया होगा कमेंट में ज़रूर बताएगा। वीडियो को अच्छे से पूरा ढंग से ध्यान से देखें। पुरानी वीडियो भी जो लोग नहीं देख रहे हैं वो भी देखें, पुराने जो मैंने पढ़ाए हैं, क्लास लिए हैं, वो अच्छे से देखें आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन में दिया है, यदि दो शंकुओं की ऊंचाइयों में अनुपात 1:4 है और उनके व्यासों में अनुपात 4:5 है, तब उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका V1, मान लीजिए पहला शंकु V1 आयतन का है, दूसरा शंकु V2 आयतन का है। तो V1 और V2 का रेशियो पूछा है, मतलब V1/V2 बताना है हमें। ठीक है, इसमें दिया क्या क्या है, ऊंचाइयों का अनुपात दिया है, H1/H2 बराबर दिया है 1:4, मतलब 1/4। ठीक है, उनके व्यासों में अनुपात, व्यास D मान लीजिए D1/D2 बराबर 4:5, मतलब 4/5। ठीक है, पहली बात आपको शंकु का आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि उनके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। तो शंकु के आयतन का फार्मूला, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू 1/3 पाई कैसे लिखूँ, 22/7 लिखता हूँ। अच्छा, पाई लिख देता हूँ, 1/3 πr² h। ठीक है, ये होता है। अब V1 आयतन है तो V1 आयतन लिख दीजिए, सब जगह वही यूज कर लेंगे, 1/3 पाई इंटू पाई। R1 की जगह लिखता हूँ मैं D1²। ठीक है, D1²/2 इंटू H1, ये लिख देता हूँ। दूसरा V2 बराबर लिख देता हूँ 1/3 इंटू पाई इंटू D2 लिख देता हूँ, उसकी जगह पे D2² बाई इंटू H2 लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया V1 और V2। अगर हम V1 और V2 को एक दूसरे से भाग दें तो क्या क्या ख़त्म हो जाएगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ छूट गया था 2 लिख दिया, तो इसमें 1/3 से 1/3 कट जाएगा। ठीक है, तो V1/V2 इक्वल टू 1/3 कट गया, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 1/2 जो यहाँ पे है D1²/2 है, 2 वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा सिर्फ क्या, D1² बटे D2²। ठीक है, एक ब्रैकेट में ये लिख देता हूँ और इंटू कर देता हूँ इसके H1/H2 लिख देता हूँ। ठीक है, अब क्या है, अब सबकी वैल्यू आपको पता है, वैल्यू रखते चले जाइए।
d1/d2 बराबर 4/5 दिया है, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4/5 का होल स्क्वायर लिख दीजिए इसको। भाई d1/d2 बराबर वो दिया है और सबका स्क्वायर है, तो हम 4/5 का स्क्वायर लिखेंगे इधर। h1/h2 1/4 लिख देंगे। अब यहाँ करेंगे तो 16/25 हो जाएगा, इंटू 1/4 हो जाएगा। 4 4 चौक 16, 4 बार जाएगा तो 4/25 आ गया। ठीक है, 4:25 ये आ गया। अगर आपको फार्मूला याद है डायरेक्ट v1/v2 बराबर d1 स्क्वायर h1/d2 स्क्वायर h2, तो उससे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन था। इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। ये इतना इजी था जो कई लोगों को समझ में भी नहीं आया होगा, कई लोगों ने कर नहीं पाया होगा। अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया और जिनको नहीं पता था इसके बारे में, वो यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, प्रथम 9 अप्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। ए ऑप्शन है 9, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 101/9, डी ऑप्शन है 100/9। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 9 नेचुरल प्राइम नंबर, ये बताना है आपको। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद से कटते हैं, खुद से डिवाइड होते हैं, बाकी अदर किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। तो प्रथम फर्स्ट 9 नेचुरल प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, तो कौन कौन सी हैं वो अभाज्य संख्या हैं, वो आपको पहले लिखना पड़ेगी। तो 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 11 हैं, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। अब इनको क्या करना है आपको, हम सारे को जोड़ लेना है, सारे को टोटल कर लेना है। तो टोटल सम निकाल लेना है सभी प्राइम नंबर्स का। ठीक है, टोटल सम ऑफ प्राइम नंबर्स हो जाएगा कितना, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 11 + 13 + 19 19 + 23। अब इनको जब जोड़ेंगे आप तो कितना आ रहा है, 2 3 5 5 5 10 7 17 11 28 28 13 41 41 17 58 58 19 77 77 23 100, ये 100 आ गया। अब चूँकि एवरेज निकालना है आपको, तो एवरेज इक्वल टू टोटल सम बाई जितने नंबर्स होते हैं। ठीक है, टोटल नंबर्स, तो यहाँ टोटल सम कितना आया, 100 आया। और टोटल नंबर्स कितने हैं, 9 नंबर्स हैं, तो 100/9 आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु वर्षों में निम्नवत है, 13 है, 14 है, 18 है, 16 है, 19 है, 12 है। इनकी माध्यिका होगी। माध्यिका के बारे में पूछा जा रहा है, मीडियन के बारे में पूछा जा रहा है। द एज ऑफ 6 स्टूडेंट इन ए क्लास आर गिवन एज 13, 14, 18, 16, 19, 12। देयर मीडियन विल बी, ऑप्शन है 4, ए 14, बी 15, सी 16, डी 17। तो आपको मीडियन निकालना आता है कि नहीं आता है, लेकिन मैं यहाँ बताता हूँ। मीडियन इक्वल टू क्या होता है। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो भी सीरीज़ दी हुई होती है उसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है। तो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, जो भी सीरीज़ दी है अभी यहाँ पे आपके, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने पर, असेंडिंग ऑर्डर पे लिखेंगे कैसे, 13 12 पहले है, 12 लिख लिया, फिर 13 है, 13 लिख लेंगे, फिर 14 भी है, 14 लिख लेंगे, फिर 16 है चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे 18 है, 18 लिख लेंगे, 6ठे नंबर पे 19 है। मतलब टोटल जो यहाँ पर संख्याएं हैं, टोटल नंबर्स जो हैं वो 6 हैं। ठीक है, टोटल 6 पद हैं यहाँ पे। ठीक है, टोटल पदों की संख्या, टोटल टर्म्स 6। अब क्या है, अगर कोई पूछे इसमें पहला पद कौन है तो बोलोगे 12, दूसरा पद पूछेगा तो बोलोगे 13, तीसरा 14, चौथा 16। तो इस तरह से
पद होते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले में जनरली क्या होता है कि हम पहले देखते हैं कि पदों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पदों की संख्या n जो है n इक्वल टू वो 6 है। n चूँकि सम संख्या है, n इज़ इवन नंबर, n इक्वल टू 6 इज़ इवन नंबर। तो इवन नंबर के लिए मीडियन का अलग फार्मूला होता है, ऑड नंबर के लिए अलग फार्मूला होता है। ऑड नंबर का फार्मूला मैं पहले बता देता हूँ, फिर आपको आगे मैं सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि हमारा तो इवन नंबर का है। ऑड नंबर फार्मूला मीडियन के लिए कैपिटल M बराबर n प्लस 1/2 वहाँ पद टर्म। मतलब अगर n की वैल्यू 7 होती तो 7 + 1 8/2 करते तो 4 आ जाता, तो चौथा पद ही उसका जो मीडियन हो जाता। लेकिन हमारा इवन नंबर है, फॉर इवन नंबर सम संख्या के लिए फार्मूला क्या है, nवां नंबर, nth नंबर या nth टर्म लिख देते हैं, nth टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, ठीक है। अब इसके पूरे के बटे जो है 2 होगा, इसके पूरे के बटे 2 लिखना है, ठीक है। ये मीडियन का फॉर्मूला है। तो nth नंबर, तो सॉरी यहाँ पे /2 लिखना मैं भूल गया हूँ, n/2 होता है, n/2, ठीक है। अब इसके जो n है 6 लिख देंगे, 6/2, ठीक है, टर्म हो गया, प्लस यहाँ पे लिख देंगे n की जगह 6/2, 6 लिख देंगे, फिर बटे 2 लिख देंगे, ठीक है, प्लस 1 लिख देंगे, फिर उतना टर्म हो जाएगा, ठीक है। और पूरे के बटे क्या हो जाएगा, पूरे के बटे 2 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे निकलेगा तो तीसरा पद, थर्ड टर्म, प्लस यहाँ पे निकालेंगे तो फोर्थ टर्म आएगा, फोर्थ टर्म। अब इन पूरे के जो भी टर्म आएगा उसके बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम तीसरा पद देखेंगे। तीसरा पद हमारा कितना था, 14 था हमारा तीसरा पद, 14 लिख लेंगे यहाँ पर। ऊपर सीरीज़ में देखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में जो आपने लिखा था सीरीज, उसमें देखेंगे कि तीसरे नंबर पे कौन सा पद है, तो देखो वहाँ पे 14 है, और चौथे नंबर पे कौन सा पद है, देखो वहाँ पर 16 है। तो ये लिख देंगे 14 + 16/2 कर देंगे, तो 30/2 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 15, और 15 करेक्ट आंसर होगा, 15 इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। ये था पूरा सॉल्यूशन आज के पूरे टेस्ट का। 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन को मैंने बारी बारी से अच्छे से समझा दिया हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो पूरा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना मन अच्छा बुरा सब कुछ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए, और खूब शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, और उनसे चैनल को सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू, धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया। टेक केयर।